कोई समय था एक जब नेशनलाइज बैंक नहीं होते तो एक कहावत होती थी कि जब रात को अगर गली में कुत्ता भौंके तो ये सोच लो कि बैंक वाला आ रहा है। बैंक एम्प्लॉई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो है, लेकिन वो एक बेचारा है। मतलब वो दो तरफ से मार खा रहा है, एक तो अपनी मैनेजमेंट से और एक कस्टमर से जी। और दोनों को लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये खरा नहीं उतरा। तो बेचारा वो बेचारा बन के रह गया है। अब उनको एक नई मुसीबत और दे दी गई। भाई बैंकों को लगा कि कमाई करो, मेरे पास दुकान है जी, स्टाफ भी है, बोर्ड भी लगा है, तो एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दो। तो बैंकों ने इंश्योरेंस वालों के साथ, म्यूचुअल फंड वालों के साथ, अलग अलग उनके साथ टाई अप कर लिया कि दुकान हमारी, बोर्ड हमारा, आप कमाई करो। अब कमाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन बेचारा पिस रहा है ये, क्योंकि इसको फ़ोन आता है कि वो इंश्योरेंस का क्या हुआ, म्यूचुअल फंड का क्या हुआ है। जो काम है वो सारा काम मशीन नहीं करेगी ना। मशीन को चलाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत है। करेक्ट है। और उसको भी अगर आप आउटसोर्स कर दोगे तो बैंकिंग ऐसा है, एक सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी का इशू है, आपका जो अकाउंट है उसकी, वो अगर आप एक थर्ड पार्टी को दे दोगे तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बैंक जो है वो जो मतलब नेशनलाइजेशन भी हुआ तो उसका पर्पज़ ये था कि आम आदमी को बैंकिंग मिल सके, अकाउंट खुल सकें। उसमें तो बैंकों ने एक क्रांति की है। पिछली बार जब आप बैंक गए होंगे तो हो सकता है उस आदमी ने कहा हो कि अभी उसका लंच टाइम है और बाद में आइए। हो सकता है उसने ये बताया कि आज उसका सर्वर डाउन हो और आज आपका कैश जमा नहीं हो पाएगा, या कि उसने आपको अगले काउंटर पे जाने के लिए कह दिया हो। ऐसे जोक्स आपने इंटरनेट पे पढ़े होंगे जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस बैंक एम्प्लॉय की भी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस दिन उसने आपका कैश लेने से 3:30 बजे मना किया हो, उस रात वो 10 बजे घर गया हो। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए आज हम अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है अश्विनी राणा जी को। राणा जी 40 साल तक बैंक से जुड़े रहे हैं, बैंक के यूनियन में पदाधिकारी रहे हैं और बैंक एम्प्लॉय की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। राणा जी हमें यह भी बताएंगे कि पिछले 40 सालों से ऊपर में बैंकों में क्या परिवर्तन आया है, कैसे बैंकों का आकार छोटा होता जा रहा है, कैसे बैंक्स पैसा कमाने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगाते जा रहे हैं, कैसे बैंक्स अब एक बिजनेस बन चुके हैं और इनका मकसद प्रॉफिट एंड लॉस रह गया है, सोशल कॉज तो मात्र नाम मर की जिम्मेदारी है। तो आइए स्वागत करते हैं अश्विनी राणा जी का। सर, जब भी हम इंटरनेट या सोशल मीडिया देखते हैं तो एक बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर, सरकारी बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर खासकर जोक्स बहुत आते हैं, और कहीं ना कहीं जो जोक्स होता है वो एक आम इंसान का दुख दर्द भी होता है, और जिस हिसाब से उस पर लाइक कमेंट्स और शेयर आते हैं तो लगता है कि हर आदमी एसोसिएट करता है। तो ये जो जोक्स है ये क्यों बनते हैं और कितनी सच्चाई है इसमें? क्या है कि भाई बैंक एम्प्लॉई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो है, लेकिन वो एक बेचारा है। मतलब वो दो तरफ से मार खा रहा है, एक तो अपनी मैनेजमेंट से और एक कस्टमर से जी। और दोनों को लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये खरा नहीं उतरा। तो बेचारा वो बेचारा बन के रह गया है। तो बड़ी उसकी अजीब सी पोजीशन होती है, लेकिन कई बार रियलिटी भी रहती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। अगर हम बैंक एम्प्लॉय को भी देखें तो बहुत एक्सट्रीम केसेस भी हैं और बड़े दूसरे तरीके के केसेस भी हैं। तो ये सारी दोनों एक्सट्रीम बताइए, दोनों तरफ के एक्सट्रीम बताइए। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो लगता है उनको, मतलब बहुत सीरियसली काम करते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ उसमें लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे और सीरियसली काम करते हैं। मतलब उनको रिवार्ड भी मिलता है, लेकिन ऐसे भी जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से करके और अपना मैनेज करते हैं, मतलब मैनेजमेंट के साथ भी और अपना गुडी करके। वो आजकल वो कल्चर ज़्यादा हो गया। आजकल जो नई जनरेशन आ गई है, मतलब उनको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो उनको लगता है कि बस हमें तो बस
प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, तो एक अच्छा सीन नहीं है। और आपका दशकों का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कहा जाए तो आपने जीवन जो है बैंकिंग को दे दिया है और बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ भी आप जुड़े रहे एज अ बैंकिंग यूनिट लीडर। तो कितना परिवर्तन आया बैंकिंग में फॉर द लास्ट 30, 40, 50 सालों में, खासकर जब टेक्नोलॉजी आई तो कितना परिवर्तन आ गया बैंकिंग में? देखो, मेरी अपनी जो सर्विस है वो बैंक में 37 ईयर्स है। 37 ईयर्स में 35 ईयर मैंने सिर्फ ट्रेड यूनियन की है, जी। मतलब बैंकिंग भी की है। बैंकिंग 360 डिग्री पे अगर हम कहें तो बैंकिंग चेंज हुई है। जब बैंकिंग हमने ज्वाइन की थी या बैंकिंग थी, सब मैनुअल था, मतलब लेजर से लेकर और सब कुछ था। लेकिन आज बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है। आज लेजर का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर किसी को कहो तो लेजर समझ में नहीं आता। तो आज तो सब कीबोर्ड है और आपका सामने कंप्यूटर है, तो उस ढंग से बहुत ही चेंज आया है। पहले जो है बैंक में मारामारी होती थी, आज अगर आप जाओ तो कोई खाली हो। खाली नहीं है, लेकिन अभी भी दोनों तरह की क्लास है। जो लोग अभी भी फिजिकल जाकर बैंकिंग करना चाहते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते ये सारी चीज़ों को। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो कभी हम जो है सब कुछ मैनुअल करते थे, टोटल भी कैलकुलेटर भी नहीं होता था बैंकों में, मतलब। लेकिन एक बहुत अच्छा था कि इतने इतने पेज को इंटरेस्ट लगाना, टोटल करना, वो सब। लेकिन आज तो एक बटन से ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाता है और आपको पे भी हो जाता है, मतलब सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो आई है, अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के साथ एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा, मतलब बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया, ब्रांचेस कहाँ से, कस्टमर बेस कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट घट गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अभी तो बैंक जो है वो आउटसोर्सिंग पे जा रहे हैं। जब भी रिक्रूटमेंट की आती है कुछ, तो उसमें वो लगता है कि उनको आउटसोर्स कर दो, क्योंकि अभी लोग बनिए की तरह बैंक सोचता है। पैसे सोशल बैंकिंग करते थे, अभी वो प्रोफेशनल पे आ गए हैं। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कटिंग कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट कटिंग ह्यूमन के ऊपर जी, वो एक गलत है। मतलब जो एक मशीन तो आपको सर्विस देगी, लेकिन जो एक आदमी बैठा हो वहाँ पर एक स्माइल के साथ सर्विस देता है, वो नहीं मिलेगी। बट अब तो बैंकों में मतलब जो आवाजाही है, लोग, मतलब मैं खुद अपनी बात मानूं तो मैं शायद ही बैंक कभी विज़िट करने साल भर में भी शायद जा पाऊँ। तो अब लोग तो जाना बैंक बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ जो है उनका रिडक्शन तो नॉर्मल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो नहीं जा रहे, लेकिन वर्क जो कल्चर है, जो काम है, वो सारा काम मशीन नहीं करेगी ना। मशीन को चलाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत है। करेक्ट है। और उसको भी अगर आप आउटसोर्स कर दोगे तो बैंकिंग ऐसा है, एक सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी का इशू है, आपका जो अकाउंट है उसकी, वो अगर आप एक थर्ड पार्टी को दे दोगे तो लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। और आए दिन जो फ्रॉड्स होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि प्राइवेट बैंकों में मैक्सिमम काम आउटसोर्स है, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ की एक गवर्नमेंट बैंक में जो एक परमानेंट नेचर का एम्प्लॉई है, उसको पता है मुझे सारी ज़िंदगी नौकरी करनी है, भाई 1-आधा% कोई केस आते रहते हैं, लेकिन एज ए होल वो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो वो एक इशू है। और आपने कहा ना कि आप बैंक, अगर हम अभी देखें जी, तो जो यंगर जनरेशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ तो जा ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। जबकि बैंकिंग का जो लगभग 60% जो बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहा है। लेकिन और जो यंगर जनरेशन है वो भी अगर 35 की ईयर्स में हो, वो भी 50% से ऊपर है, लेकिन वो नहीं जा रहे। तो अब बैंकों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। हमारे जैसे सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन कल को लुढ़क जाएंगे तो कस्टमर कहाँ बचेगा आपके पास। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई नई जनरेशन या स्कूल गोइंग चाइल्ड से वो अपना कस्टमर बेस बनाएं, ताकि वो आगे तक उनके साथ कैरी ऑन कर सके।
आपने एक बात कही कि बैंक्स जो हैं पहले एक सोशल कॉज सोशल सेक्टर था, अब वो एक प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पे? क्या होता है, पहले बैंक जो है वो जो मतलब नेशनलाइजेशन भी हुआ तो उसका पर्पज़ ये था कि आम आदमी को बैंकिंग मिल सके, अकाउंट खुल सके। उसमें तो बैंकों ने एक क्रांति की है। और ये जो धन अकाउंट खोलकर तो मतलब वो वर्ल्ड में वो ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो जनधन खाता से हो गया। लेकिन क्या हुआ कि वो उस बैंकिंग से है कि भाई उस समय लोगों को पैसा मिले, लोन मिले, ज़रूरत के हिसाब से मिले, लोगों को नौकरी मिले, वो सब काम बैंक करते रहे। एग्रीकल्चर सेक्टर को, छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को। लेकिन आस्ता आस्ता आज क्या है, आज बैंकर जो है, जो मैनेजमेंट है या बैंक चलाने वाले, वो हर चीज़ को प्रोफेशनल एंगल से सोच रहे हैं। एक ब्रांच है, उसमें अगर एक स्टाफ फालतू हो गया तो उनको लगता है ये तो खर्चा ज़्यादा हो गया भाई, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये का महीने का इसका, इसको कम करो। तो वो एक बड़ा अजीब सीन है। तो मतलब हम प्रॉफिट की तरफ जाएं, लेकिन प्राइवेट बैंक तो ठीक है, लेकिन जो सरकारी बैंक हैं उनके लिए क्या दुविधा है, गवर्नमेंट की जितनी सोशल स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है जी, वो भी एक दबाव है। दूसरा, पैसा भी कमाना है, मतलब लोन भी देना है आपको, लोन बांटने भी है, मतलब सब तरह का काम करना। जबकि प्राइवेट वालों के पास उतना ऐसा प्रेशर नहीं रहता। गवर्नमेंट का प्रेशर कम होगा। गवर्नमेंट बैंकों के पास ज़्यादा, अब उनको एक नई मुसीबत और दे दी गई। भाई बैंकों को लगा कि कमाई करो, मेरे पास दुकान है जी, स्टाफ भी है, बोर्ड भी लगा है, तो एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दो। तो बैंकों ने इंश्योरेंस वालों के साथ, म्यूचुअल फंड वालों के साथ, अलग अलग उनके साथ टाई अप कर लिया कि दुकान हमारी, बोर्ड हमारा, आप कमाई करो। अब कमाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन बेचारा पिस रहा है ये, क्योंकि इसको फ़ोन आता है कि वो इंश्योरेंस का क्या हुआ, म्यूचुअल फंड का क्या हुआ। तो बैंक वाला तो बेचारा सरकार की स्कीमें भी बेच रहा है, थर्ड पार्टी भी बेच रहा है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो क्या करेगा? तो उसकी लाइफ तो आज, कोई समय था एक जब नेशनलाइज बैंक नहीं होते तो एक कहावत होती थी कि जब रात को अगर गली में कुत्ता भौंके तो ये सोच लो कि बैंक वाला आ रहा। तो भाई इतना लेट आते थे उस समय, जब उस समय ट्रेड यूनियन भी इतनी जा रही थी और काम भी होता था, सारा ही मैनुअल होता। आज फिर वही स्थिति आने वाली है, आ रही है। बैंक के टाइम जो है 10 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन अगर आप 7 बजे भी जाओ तो बैंक में लोग बैठे होंगे। क्यों भाई? काम इतना ज़्यादा है। लेकिन एक आध बार जैसे मैं गया, बहुत पहले की बात है ये, मैं कुछ कैश डिपॉजिट करने गया था और एक यूनियन मतलब गवर्नमेंट बैंक था वो, तो उन्होंने मेरा कैश लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं 3:30 बजे के बाद गया था। एक जब मैं अकाउंट खुलवाने गया एक बार, मतलब तो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, मैंने अपनी जगह बताई, तो उन्होंने बताया कि आप फलाने बैंक क्यों नहीं जाते, वो आपके घर के पास पड़ेगा। तो मैंने कहा हो सकता है कि कोई नॉर्म हो जहाँ पे आसपास जो है ये मतलब होता हो कि इसके आसपास रहेगा तभी आप खुलवाएंगे। फिर उस ब्रांच में गया तो उन्होंने कहा आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं खुलता है। तो ये जो छोटी मोटी एक जो सर्विस की इशू है वो भी आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रात के 7 बजे तक एम्प्लॉय बैठता है, तो ये थोड़ा मिसमैच है। नहीं, मिस मैच नहीं है। मैंने बताया ना कि जो आपको बता दिए उनको क्या करना है। गवर्नमेंट आपका आज का टारगेट है कि आपने इतनी अटल पेंशन खोलने हैं, नहीं खोलेंगे आप अपना जो डे एंड नहीं कर सकते कंप्यूटर में, ब्रांच ही नहीं बंद कर सकते। अच्छा, तो आप क्या करोगे? कितने ऐसे अकाउंट खोलने होते हैं? टारगेट अलग अलग, वीकली, डेली, अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। अच्छा, कई बार आरडी का टारगेट आता है कि इतने आरडी के अकाउंट खोलने हैं। अब आरडी अकाउंट नहीं आया खोलने के लिए या कहीं, अब वही आदमी ब्रांच में भी बैठा है, वो मार्केटिंग के लिए जाएगा, तो फिर ब्रांच में काम कौन करेगा? अगर वो बाहर चला गया है तो यहाँ आके जो पेंडिंग काम है वो सारा उसको काम ख़त्म करना है। तो कई बार बेचारे जो एम्प्लॉई हैं वो अपने ही अकाउंट आरडी खोल देते हैं। एक महीना खोल दिया, अगले महीने बंद कर देंगे, और टारगेट होगा।
तो ऐसे टारगेट का क्या फ़ायदा? यानी जो आज मैनेजमेंट है बैंकों की जी वो रियलिस्टिक नहीं है। आप टारगेट सेट कीजिए, लेकिन टारगेट आपके एरिया वाइज होने चाहिए कि ये ब्रांच है, जी वहाँ पर अगर आपको जनधन खाते ही नहीं मिल सकते तो आप कहाँ से खोलोगे भाई? हर एरिया का अलग अलग करेक्ट करेक्ट पोटेंशियल है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है सारी उनका। चीज़ें, तो आप उसके हिसाब से टारगेट क्यों नहीं फिक्स करते? आप एज ए होल फिक्स कर देते हो। जो नहीं करता, एक बहुत बड़ा हथियार है बैंक मैनेजमेंट के पास, ट्रांसफ़र। नॉर्थ से उठा के साउथ में डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे। यानी मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि बैंक वालों की, और आपने जो कहा ना कि भाई 3.5, वो मुझे लगता है कि कई बार वो झल्ला जाता है आदमी काम करके, लेकिन इतना वो भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा कि वो भी कि भाई बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल। और ये जो आपने कहा कि वो अलग किसी एरिया में जाओ तो वो कहते हैं वहाँ क्यों नहीं खोलते, ये जनरल प्रैक्टिस है। हम भी आज महसूस करते हैं कि आज हम बैंक में जाएं तो हमें बैंक में पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उनको बताना पड़ता है कि हम, तो मतलब उनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हमने 37 ईयर्स इस बैंक के लिए दिए हैं। तो वो एक सोच जो है बदल गई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं अपनी लाइफ का। जी मैं करोल बाग बैंक की अपनी ब्रांच में था, जेडीएम कॉलेज में एक्सटेंशन काउंटर था हमारा, वो लेडीज़ का कॉलेज था, 2 या 3 लोग वहाँ जाते थे। जी अब वहाँ मुझे डाला गया, तो मेरे से पहले जो स्टाफ था वो क्या करता, वहाँ सिर्फ लेक्चरर के अकाउंट्स हैं या स्टाफ के अकाउंट, जी। कितने अकाउंट होंगे? तो कोई भी आता था, लेक्चरर की कितनी एंट्री होंगी, तो आता था तो वो जो क्लर्क था वो कहता था पासबुक रख जाइए, मैनुअल था। तो मुझे बड़ा अजीब, मैं जब गया तो लेक्चरर ने कहा कि ये मेरा एक चेक कर दीजिए और ये पासबुक रख लीजिए। मैं क्या क्यों आप अब, अरे मैंने कहा भाई तुम्हारे अकाउंट में 2 या 3 एंट्री होंगी, मैं अभी करके देता हूँ। तो मैंने, अब ये सोच की बात है, तो विद इन ए मंथ मैंने वो जो इतनी बड़ी पासबुक थी वो सारी क्लियर कर दी मैंने, तो लोग खुश हो गए। वैसे ही कैश में बैठा, तो कैश में बच्चों की फ़ीस लेनी होती थी। अब फीस लेते हुए मैं क्या करता था कि जो नए नोट आते थे उनको अलग से डालते जाता। जब सैलरी डे होता था तो जो वहाँ का 4th क्लास या है सबको नए नोट सैलरी में दे, वो खुश हो गए। हमने क्या किया, ये सिर्फ सोच की बात है। अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करके हम कस्टमर को से अच्छी बात करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपने शब्द यूज़ किया सर्विस वाली, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर ऑडियंस, जैसे बैंक अकाउंट खोलने में जैसे आपने कहा दिक्कत आती है, पासबुक में दिक्कत आती है, तरह, तो ये सर्विस वाला जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं तो मिसिंग है ही। और क्या कारण है, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। अभी क्या है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर है ये सब इन हाउस काम चल रहा है, मतलब अकाउंट खोलने से लेकर सारे काम क्या है। जी प्राइवेट बैंक में क्या है, सब कुछ आउटसोर्स है। यहाँ पर अभी अकाउंट खोलने के लिए पहले आप ब्रांच में गए, ब्रांच में अकाउंट खुलता था, अभी आपको फॉर्म भर के देना है। हाँ जी, साइन उनका एक हब है, वो डॉक्यूमेंट स्कैन होके वहाँ जाएंगे, वहाँ खुलेगा। शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी लाए तो वो कितने कितने दिन अकाउंट वहाँ नहीं जा रहा। मेरे साथ हुआ ऐसा, मतलब 15 दिन तक अकाउंट नहीं खुला। तो हमने मैनेजमेंट, भाई ये क्या है, मैं तो स्टाफ हूँ, एक स्टाफ हूँ, मेरा तो हो गया, लेकिन कस्टमर कौन रुकेगा आपका, इतनी देर वेट करेगा। तो ये जो हम हिट एंड ट्रायल टेक्नोलॉजी पब्लिक सेक्टर जो अपना रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं है। हम प्राइवेट को कॉपी कर रहे हैं। हम ना प्राइवेट बन पाएंगे और ना पब्लिक सेक्टर रह पाएंगे, तो हम बर्बाद कर देंगे। तो हमें पब्लिक सेक्टर की तरह रहना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ चाहिए, सोच चाहिए। नहीं तो प्रेशर होगा। अब देखो इस प्रेशर के कारण बैंकों में आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, यूथ कर रहा है, क्योंकि उसको प्रेशर इतना है। अब उसको प्रमोशन भी चाहिए, लेकिन वो कई बार कहीं नहीं झेल पाते, गलत काम के लिए हो या भाई ये करना ही करना, वो कह रहा है मैं कहाँ से करूँगा, वो बेचारा। तो मतलब बड़ी अजीब स्थिति है ना कि भाई
आप जो हायर अप्स हैं उनको कितने सुसाइड केसेस हैं बैंक्स में? मेरे हिसाब से आज तक अगर पिछले 10 सालों का लें तो कम से कम 400 से 500 10 सालों में 400 से 500। और ये सिर्फ वर्क प्रेशर के लिए? 99% मतलब, और अपना कोई इशू उसको तो हम कंसिडर नहीं करते। मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी, उसको काफ़ी मीडिया में भी चलाया था कि भैया, लेकिन समझ नहीं आती कि मतलब मीडिया का भी कई बार बड़ा अजीब लगता है कि बैंक वाले स्ट्राइक करें तो वो खबर कि बैंक हड़ताल। बैंक में अभी जैसे छुट्टियां होती हैं, अब छुट्टियां आई तो खबर छपेगी 15 छुट्टियां हैं। अरे 15 छुट्टियां सभी स्टेट में नहीं है, तो मतलब बैंक वालों के साथ लोगों को लगता है बैंक में तो 15 छुट्टियां हैं। अरे भाई 4 संडे हैं, 2 सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे, 6 दिन हो गए। बाकी किसी स्टेट में 1 छुट्टी होगी, 2 होगी, मतलब, लेकिन उसको प्रोजेक्ट ऐसे करना। बैंक वालों को लगता है कि बैंक वाले बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, बैंक वालों को बहुत छुट्टियां हैं। बैंक तो बैंक की नोटरी आज इटरेशन जो रेट है ना बैंक में रिज़ाइन करने का, बहुत ज़बरदस्त। लोग छोड़ रहे हैं बैंक को, जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं और वो छोड़ जाता है। कारण कि भाई आप यहाँ पर हो, दिल्ली में बैठे हो, आप ऑफिसर बने, आपको साउथ में बेंगलोर ही डाल दिया, मद्रास डाल दिया, मदर जहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। मतलब बैंक की क्या सोच है? बैंक की सिर्फ ये सोच है कि लोगों को परेशान करो, लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉय अपने आप नौकरी छोड़ जाए। अभी एक नई बीमारी शुरू हो गई बैंकों में। क्या? भाई सरकार की स्किल इंडिया आई, भाई लोगों को, यूथ को, आप अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप या स्किल इंडिया का जो कंसेप्ट था एक्चुअली पहले 6 महीने था, बाद में साल किया उन्होंने, जी। वो इसलिए था कि भाई किसी इंडस्ट्री में आप उसको अप्रेंटिस रखो, 6 महीने साल वो ट्रेंड हो, उसको एब्जॉर्व कर लो। पर्पस तो यही था। अगर आप सिर्फ उनको 1 साल यूथ को उसमें अप्रेंटिस करके और फिर सड़क पे लाना है तो उसका क्या पर्पस है? अब बैंकिंग में भी अप्रेंटिस रखने शुरू कर दिए हैं। मतलब एक बैंक में 500 से लेकर 3000 तक अप्रेंटिस रखे गए हैं। अभी सेंट्रल बैंक में केस लगा दिया लोगों ने कि भाई हम 1 साल के बाद हमारा क्या होगा, कोई उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी की या उसको कोई प्रेफरेंस की तो है नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रेंटिसशिप का वही है जो परमानेंट का है, मतलब सारे क्राइटेरिया, आपका इंटरव्यू, रिटर्न, सब कुछ होगा। 1 साल आप उसे, अब बैंकों में डाटा सिक्योरिटी है, आप उसे क्या कैश में तो नहीं बिठा सकते उसको, क्योंकि सिस्टम है, पासवर्ड भी नहीं देंगे। पासवर्ड दिया तो पता लगा कि आप ले गए, खाली कर दिया उसने, तो आप उसको क्या सिखाओगे बैंकिंग में भाई? चलो आप कह रहे हो कि हम उसको मार्केटिंग और ये बाकी रिकवरी, ये ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि 15,000 में आपको एक क्लर्क मिल गया, तो ये जो मानसिकता है ना, ये बैंकों को टाइम बिंग तो उभार रही है, लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक जो आपने बात की कि बहुत सारे नॉन बैंकिंग काम भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट्स के, कि जनधन अकाउंट खोलना है तो अटल पेंशन स्कीम खोलनी है, तो ऐसे कितने नॉन बैंकिंग काम हैं, और अगर नाम गिना पाए तो और अच्छा होगा। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, जनधन से लेकर किसान का, चाहे सम्मान निधि है, चाहे महिलाओं को पेंशन का है, चाहे PMY सुरक्षा है, जीवन है, किसान जो बीमा है, या आपका फसल बीमा, सारी स्कीमें तो यहीं से हैं। तो ऐसी कितनी स्कीमें लगभग? कोई गिनती नहीं है, 20-25 स्कीमें होंगी उसमें। ठीक है कि इस स्कीमों से, कुछ स्कीमों से बैंकों को ये फ़ायदा होता है कि उनको कासा के रूप में पैसा मिल जाता है, लेकिन भाई आपका जनधन खाते खोले, बैंकों को एक अच्छा खासा पैसा मिल गया, लेकिन उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भाई सोशल बैंकिंग करें हम, लेकिन आप एक ही ब्रांच में सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब एक ब्रांच है, वहाँ पर एक्सपोर्टर्स के अकाउंट हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्टर है, आप कहते हो वहाँ जनधन अकाउंट खोलो, भाई वो स्टाफ तो है ही नहीं, वो एक्सपोर्टर को प्रायोरिटी देगा या जीरो बैलेंस वाले खाते वाले, तो आप क्यों नहीं, बार बार हमने कहा कि भाई आप उनको डेजिग्नेट कर दीजिए कि ये ब्रांचेस के अंदर आप जनधन अकाउंट खोलिए, ये सोशल बैंकिंग करेंगे, मतलब इनके ऊपर
वो जो नहीं। शायद लोअर इनकम ग्रुप के आसपास अगर जो अभी बैंक है। एक बैंक ने क्राउड प्लेस में एक ब्रांच आईटी की सिर्फ, कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं होगा, मशीनों से आप अकाउंट खोलो, पैसा खोल दी, उनके लिए भी वैसे टारगेट है। अरे भाई वो सोच, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि हम प्राइवेट को कॉपी कर रहे हैं लेकिन हम प्राइवेट बन नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, जब प्राइवेट और बार बार आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने में कितना टाइम लगता है वर्सेस एक सरकारी बैंक में अकाउंट खोलने में कितना टाइम लगता है? नहीं, अकाउंट खोलने में उतना ही नहीं, टाइम मतलब एक इंसान को, मतलब जैसे आप गए पहले दिन और वर्सेस एक प्राइवेट बैंक में उसने आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट कनेक्ट किया, क्योंकि आपको जाने की जरूरत नहीं, वो तो घर से आके ले जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट। तो वहाँ उस प्रक्रिया की मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। देखो, दोनों में फ़र्क है। मैनुअल आप खोलने फिजिकल जा रहे हैं या आप ऑनलाइन खोल रहे हैं। ऑनलाइन खोल रहे हैं तो लगभग बराबर ही लगता है, लेकिन अगर फिजिकल आप जा रहे हैं तो प्राइवेट में हो सकता है कि वो आपको जल्दी कर दे, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में अगर डिपेंड करता है कि वहाँ पर पहले से कितना प्रेशर है। अगर वो खाली बैठा है तो जल्दी कर देगा, लेकिन जैसे बताया कि वो हब में जाएगा अकाउंट खोलने के लिए। तो दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि प्राइवेट की जो कस्टमर बेस है वो सिलेक्टिव है और एक हायर रेंज के लोगों को करते हैं, या लेकिन जो सरकारी बैंक है वहाँ तो सब तरह के अकाउंट खोलना है, जीरो बैलेंस भी खोलना है, कॉर्पोरेट का भी खोलना है। तो वो दोनों के ऊपर, और ब्रांच टू ब्रांच भी रहता है कि भाई, और वहाँ पर वो लोग भी, उनको भी करने हैं वो सारे सोशल जो स्कीम्स है, लेकिन वो ज़्यादा उसके ऊपर वो नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जो एमडी है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंटेबल है ना कि डीएफएस को, मिनिस्ट्री को, कि भाई तुमने ये क्या किया जी। और सब वो करने के लिए दबाव नीचे से नीचे 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 दबाव आता रहता है। सोशल बैंकिंग होनी चाहिए कोई, क्योंकि देश में रह रहे हैं, देश के लोगों के लिए बैंक बने हैं, लेकिन फिर बाकी के अननेसेसरी दबाव नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है। एक बैंकों पे बहुत सारे हिडन चार्जेस भी लगे रहते हैं, मतलब हमें पता नहीं होते हैं या बहुत बार मैसेजेस आते हैं, मतलब बहुत इग्नोर करते हैं। तो ऐसे कितने हिडन चार्जेस हैं, मतलब कहाँ कहाँ आज के टाइम में एक इंसान जो बैंकिंग कर रहा है, कोई भी आदमी हो, उस पर कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है उसको? देखो, अभी तक आपका, आप बैंक में गए और बाहर आ गए उसके चार्जेस नहीं है, बाकी सब चीज़ के चार्जेस हैं। जैसे मतलब आप डेबिट कार्ड लिया या क्रेडिट कार्ड लिया उसके चार्जेस हैं जी। डेबिट कार्ड के यूजेस के चार्जेस हैं जी। इतनी, अगर आप करते हो उससे ज़्यादा चार्जेस हैं। चेकबुक आपने अप्लाई की, चेकबुक के भी चार्जेस हैं। चेक लिमिट से ज़्यादा आपने काटे, कैश विड्रॉ किया, एक लिमिट से ज़्यादा कैश जमा किया, उसके भी चार्जेस हैं। आप अपनी पेरेंट ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच में कैश निकालने जाए, वहाँ पर भी चार्जेस हैं। और आपने एक लेटर पे कहा कि मुझे एनओसी दे दो, उसका भी चार्जेस है। सिग्नेचर वेरी करने के उसके भी, मतलब कौन सा ऐसा काम है जिसका जी चार्जेस नहीं है। लेकिन लोगों को अकाउंट खोलते हुए, अब क्या है कि अगर आप किसी भी बैंक की सर्विस चार्जेस की जो सर्कुलर रहता है वेबसाइट से अगर करेंगे तो मेरे को नहीं लगता वो 4-5 पेज से कम होगा। तो मतलब इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि कई बार तो कुछ चार्जेस तो जेन्युइन है कि भाई आपको कॉस्ट आ रही है जी, लेकिन कुछ चार्जेस आप सिर्फ वो चार्जेस से ही अपना धंधा। जैसे कौन से नॉन जेन्युइन चार्जेस कौन कौन से हैं आपके हिसाब से? भाई एक जो लिमिट है, भाई आपने सीबीएस कर दिया, सीबीएस का मतलब है कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो, कहीं जमा, तो फिर आपको चार्ज, दूसरी पेरेंट ब्रांच के अलावा आप कहीं से कैश निकालने गए, जमा कराने गए, तो चार्ज क्यों है? मतलब उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए ना। आपकी अपना ही अकाउंट है, आपने चेकबुक एडिशनल मांग ली या स्टेटमेंट मांग ली, एडिशनल कुछ मांग लिया, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए चार्ज समझ नहीं आता। और ठीक है कॉस्ट आ रही है, लेकिन फिजिकल से मैनुअल, ये जो ऑटोमेटिक, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें चार्जेस, कॉस्ट कम है बैंकों की। फिजिकल में कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती थी, लेकिन यहाँ ऑनलाइन अगर वो करते हैं तो उसकी भी, बैंक में नहीं चाहते कि भाई कस्टमर जो है बैंक में आए, इसलिए वो मुझे लगता है कि चार्जेस को, कई चार्जेस को तो इस ढंग से भी लगाया गया कि भाई कम से कम फुटफॉल जो है बैंक में लोग आए,
वो ऑनलाइन वो करें। कैश जमा कराना है वो भी यहाँ नहीं आए, अभी तो नए ATM आ रहे हैं, उसमें आप UPI से किसी भी बैंक का कैश जो है किसी भी ATM में आप जमा कर सकोगे। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो होती है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऐसी जनरेशन है कि जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहती, वो फिज़िकल के ऊपर ही विश्वास करती है। तो उसके हिसाब से फिर आपको उनको भी तो सर्व करना। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे। तो उनके हिसाब से भी आपको काउंटर भी रखने हैं, ब्रांच भी रखनी है, उनके अप्रोचेबल वो भी होना चाहिए। एक चीज़ और मैंने जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि एक जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें एक बेसिक लेवल का इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन जो बिज़नेस खोलते हैं करेंट अकाउंट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो फ्लैट है। ऐसा क्यों? मतलब बिजनेस के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? नहीं, सौताला व्यवहार नहीं। सेविंग में आपको ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। आप वो बिज़नेस के लिए नहीं खोल सकते, एक तो आप सिर्फ सेविंग के लिए खोल सकते हो। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए ही वो खुलता है। आप कहो कि मैंने कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है या कोई भी फर्म छोटी सी भी शुरू करना है, उसका सेविंग अकाउंट नॉट परमिसिबल, तो इसलिए करंट ही होगा। और करंट के अंदर लिमिटेशंस नहीं है कि भाई जमा कराने की, करने की। सेविंग में है भाई आप इतने से ज़्यादा बार निकालोगे या जमा करोगे तो उसके भी चार्ज, लेकिन करंट में ऐसा वो नहीं है। तो इसलिए वो उसके लिए कहा गया है कि वो करंट जो है अकाउंट जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन लोग पैसा रखते भी नहीं हैं। आप ये देखेंगे तो करंट अकाउंट में बहुत कम करंट अकाउंट के अंदर पैसा रहेगा। ओके। जो भी बिजनेसमैन है या वो जो पैसा रखेगा, जो उसने पैसा उसकी सेल हुई वो अगर उसने जमा करा दिया तो लगभग उतने ही चेक उसने अगले दिन के लिए शाम को वो काट देता है। तो उसमें जो एवरेज बैलेंस जो सेविंग में रहता है उससे कम पैसा जो है करंट अकाउंट में रहता है। बहुत कम ऐसी कंपनी या फर्म्स रहती हैं जहाँ पर कि करंट अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी होती हैं जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उन्होंने लिमिट ले रखी है लेकिन उसमें भी क्रेडिट रहता है उनका। तो ये डिपेंड करता है उसका बिजनेस कैसा है, कैश फ्लो है तो कैश ज़्यादा होगा, नहीं है तो फिर जितना चमक रहा है उतनी चेक वो। अब पेट्रोल पंप का अकाउंट है मान लो, तो जो उसने सेल उसकी बैंक में कैश तो पेट्रोल खरीद लिया तो उसके अकाउंट में तो कुछ बचता ही नहीं, बल्कि बैंक वालों को वो कैश की कॉस्ट है और वो कॉस्ट लेते भी हैं। अभी कोई टाइम था नहीं लेते थे, लेकिन अब वो कैश जो जमा होता है उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं कि भाई ये आपको चार्जेस पे करना है। एक बैंक अकाउंट खोलने और मेंटेन करने में औसतन साल भर में कितना खर्चा आ जाता है बैंक के लिए? देखो बैंक का बैंक टू बैंक डिफ़र है, ब्रांच टू ब्रांच भी डिफ़र है। कारण क्या है कि भाई किसी बड़ी ब्रांच में है तो वहाँ कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो फिर भी एक जनरल अगर आप फिगर देना चाहें। ऐसा कोई रफली कोई वो डाटा या ऐसी कोई फिगर कहीं है नहीं। कारण क्या है कि वहाँ आपको बड़ी ब्रांच है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, तो वो सारे कॉस्ट फिर जो कंप्यूटर्स हैं, ये है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर एसी है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो कॉस्ट। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब मैक्सिमम बैंक जो हैं बड़ी बड़ी प्रेमाइसेस को सरेंडर कर रहे हैं और छोटी छोटी प्रेमाइसेस में जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई ज़्यादा ना तो लोग आने वाले हैं और ना ज़्यादा स्टाफ होने वाला है, तो इसलिए कॉस्ट को वो उस तरह से कम कर रहे हैं। और अभी भी बैंकों में डकैती एक बहुत पुराना टॉपिक पड़ता है, बहुत पुराने जमाने से हम फिल्मों में भी देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी रुक नहीं रही। अब तो लोग एटीएम उखाड़ के ले जा रहे हैं, बैंक में डकैतियाँ भी हो रही हैं। इसका क्या कारण है? क्या सिक्योरिटी इनफ नहीं है? इतनी सिक्योर मतलब टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी बैंक डकैतियाँ जा रही है, एटीएम उखाड़ के ले जा रहे हैं। क्या है कि बैंकों की सोच बदल गई है। अभी मैं उस दिन एक ब्रांच में गया तो मैंने कहा भाई आपका गार्ड नहीं है। कह रहे जी गार्ड है ही नहीं हमारा। मैं को कि ये लो रिस्क ब्रांच है। अरे लो रिस्क क्या होता है भाई? बैंक को क्या लगता है, मैनेजमेंट को? अभी मैं वही सोच बता रहा हूँ ना भाई, कैश है,
जो वॉल्ट में है वो सारा इंश्योर्ड है, कोई चिंता नहीं। एटीएम में भी कैश है, वो भी इंश्योर्ड है, तो चला जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से ले। अरे भाई, ऐसी सोच क्यों है? जो कर्मचारी बैठे हैं, जो कस्टमर तो इंश्योर्ड नहीं है, कस्टमर कोई मर गया अंदर, तो ये जो सोच है ना मैनेजमेंट की कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कहाँ से कॉस्ट को कम करो, ये हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई, हमें हर चीज़ को कॉस्ट से नहीं सोचना, हम उसे जो है उस ढंग से सोचना चाहिए। तो ये एक बड़ी गलत डायरेक्शन है। अभी आपने ये जो कहा कि भाई, तो इसलिए सोच ही बदल गई है। हर ब्रांच में गार्ड होता था, परमानेंट गार्ड होता था, बैंकों ने वो ख़त्म कर दिए हैं, नई भर्ती नहीं हो रही। उसकी जगह पे वो एजेंसी से गार्ड रखते हैं। वो कोई गार्ड थोड़ी होता। आप किसी को 10, 12, 15 हज़ार रुपये दे दोगे महीने के, वो तो बेचारा गार्ड होते थे, एक्स सर्विसमैन, ताकि वो ऐसी नौबत आ गई तो उसको हैंडल भी कर सकें। अब वो है ही नहीं है। बहुत सारी मैक्सिमम जगह ब्रांचेज में देखोगे गार्ड नहीं है। सही बात है। तो ये एक जो है, अभी बहुत सारी चीज़, अगर आज आप बैंक में जाते हो, आपको वहाँ काउंटिंग मशीन दिख रही है। एक समय तक काउंटिंग मशीन नहीं थी और ना आपके ये सीसीटीवी थे। मैं जब अपनी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, तो हम आरबीआई गवर्नर थे डॉक्टर चक्रवर्ती, उनसे एक बार मिलने गए, तो हमने उनको 2-3 सजेशन दिए। तो वो उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई यूनियन इस तरह के सजेशन दे रहा है। तो मैंने कहा भाई, ऐसा है कि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनें आ रही हैं काउंटिंग की, तो आप काउंटिंग मशीन प्रोवाइड कराओ, जिससे जो फेक करेंसी है, काउंटर करेंसी है, वो आसानी से कैशियर को पता लगता है। और कैशियर के पास ज़्यादा कैश आता है तो वो इजी भी हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ कैश भी जो है वो हो पाएगा। और ऐसे ही हमने कहा भाई, आप सीसीटीवी हर ब्रांच में लगवा दीजिए। उसके बाद सभी बैंकों ने, मतलब आरबीआई के कहने पे, वो दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। हमें अच्छा लगता है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया तो आरबीआई ने कहा, और आज बहुत सारे जो काउंटरफिट नोट या इस कारण से बैंक में नहीं आ पाते, क्योंकि वो मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। और दूसरा, सीसीटीवी होने से बहुत सारे फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। कस्टमर कहता है पेमेंट उसी ने ली है, बाद में कहा मैंने तो चेक काटा ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। तो वो सीसीटीवी में दिखे ना, भाई साहब आप आए थे, ये आप ही का है, या कोई पैसा कैशियर के वहाँ से ले गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक। लेकिन जो ह्यूमन है उसको नहीं रोकना चाहिए। एक जो फेक नोट्स की आपकी बात करी, लेकिन अभी भी एटीएम से फेक नोट्स निकल ही रहे हैं। सिक्के बहुत ही पॉपुलर हैं, सिक्के तो बहुत बुरा हाल है सिक्कों का। देखिए, अभी एटीएम्स में भी ना बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले क्या होता था, एटीएम में पैसा डालने का काम जो है वो कौन कर रहा है? बहुत कम जगह के ऊपर बैंक जो है डालता है कि उसकी ब्रांच में एटीएम, नहीं तो एजेंसी को आउटसोर्स, बैंक की करेंसी एजेंसी से उसको पैसा मिल जाता है, वो जाके वहाँ पर डाल देता है। तो अब उसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? वो आउटसोर्स एजेंसी, अकाउंटेबल नहीं है। पहले वो क्या होता था, ट्रे डाली जाती थी, ओपन होती थी, तो वो उसमें भी गड़बड़ कर देते थे, नोट निकाले दूसरे डाल दिए, नई करेंसी निकाली पुरानी डाल दी। तो उसके बाद से आ गया कि सील, वो ट्रे आती है, वो ट्रे की ट्रे उसमें डल जाती है और ले गई। हाँ, अब बैंकों ने करेंसी टेस्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है, यानी कैश बैंक का, लेकिन उसका डिस्पोजल का, उसका लेने का, ब्रांचेस से उठाना और डालना सब आउटसोर्स, थर्ड पार्टी के हाथ में। यानी सब कुछ आप आउटसोर्स करे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आउटसोर्सिंग है नोट्स की, ये एक वीकर लिंक है नकली नोट पकड़ने के लिए, नकली नोट डिटेक्शन के लिए। बैंकों में कोई भी आउटसोर्सिंग जो है जॉब, वो ना तो बैंक के लिए अच्छा है, ना कस्टमर के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। कारण क्या, आप उसको अकाउंटेबल नहीं बना सकते। आप आउटसोर्स एम्प्लॉई रख के या कोई भी काम दे के आप उसको कॉस्ट तो कम कर सकते हो, लेकिन जो थ्रेट है उसको आप कम नहीं कर सकते। आज के टाइम में अगर एम्प्लॉयज़, बैंक एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी 3-4 समस्याएं क्या होंगी?
ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है आपकी थर्ड पार्टी के जो टारगेट्स हैं ये ख़त्म होना चाहिए। सरकार ने भी कई बार इनडायरेक्टली इन बातों को कहा, अभी एफएम ने कहा फोकस ऑन बैंकिंग, बैंक पे फोकस करो, डिपॉजिट कम हो रहा है, डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए अब और जो ये एक ट्रांसफ़र का थ्रेट है ना, ये एक बहुत बड़ा वो है। हर साल बैंक जो है करोड़ों रुपए इसके ऊपर बर्बाद करते हैं, अननेसेसरी एक जगह से उठा के दूसरी जगह। अरे भाई, आप एक एरिया में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर दो, वो कंफर्टेबल रहेगा तो अच्छा काम कर सकेगा। तो वो जो चीज़ है ये एक बहुत है। और एक लेडीज़ के लिए जो है बार बार, अभी देखिए ये इतना बड़ा इशू हो गया कलकत्ता में, बैंक में भी लेडीज़ 7-7, 8-8 बजे तक बैठ रही हैं और आए दिन वहाँ पर भी उनके ऊपर इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन कहीं वो पब्लिक में नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि उनका कोई भी इशू जो है बाहर जाए। तो उसके ऊपर और सबसे बड़ी बात हो गई कि यूनियंस अभी वीक हो गई बैंकिंग में। वीक होने के साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। आप सोशल मीडिया में नहीं जा सकते, आप मीडिया में नहीं जा सकते, यानी आप अपनी जो डिमांड है, बात है, इंटरनल इशू है, उसको बाहर लेके नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि जो यूनियंस का वीक होना। जो बैंक कस्टमर्स हैं उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उनके लिए क्या सजेशन होंगे आपके उसको इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, कस्टमर आज एक तो जो साइबर क्राइम जिसे कह सकते हैं या उस तरह के इशू से हो रहा, तो उसको मुझे लगता है कि अवेयरनेस चाहिए। बार बार बैंक भी कहता है कि भाई आप बैंक से कोई मैसेज ऐसा, कोई मेल, कोई इस तरह से नहीं आता, ना कोई कॉल आती है, तो आप सतर्क रहें, ऐसा मत करें। तो वो तो एक इशू है। दूसरा, डिपॉजिट कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक हो। सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी है, तो कहीं तो उनको दो, एक तरफ इंटरेस्ट कम है, ऊपर से तो डिपॉजिट आएंगे कहाँ से? भाई लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के तो पैसा लगा रहे हैं, तो बैंकों में आना चाहिए। दूसरा, एक मुझे लगता है कि एक अगर सरकार बैंकों में, अभी पहले 1 लाख रुपए तक इंश्योर्ड था आपका पैसा कि बैंक डूब गया किसी कारण से, अब वो 5 लाख कर दिया। लेकिन वो 5 लाख के लिए भी बैंक जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कुछ प्रीमियम पे करता है ताकि वो इंश्योर्ड होता। हमारा कहना है कि भाई सरकार ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले आए ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ले आए कि छोटा सा इंस्टॉलमेंट में देकर मेरा 1 करोड़ रुपये बैंक में पड़ा है, 5 लाख तो आपने कर दिया, 95 लाख की तो मुझे चिंता है ना जी। तो आप एक छोटा सा प्रीमियम ले लीजिए और डिपॉजिट इंश्योरेंस मेरी कर दीजिए। भाई मैं अपनी गाड़ी के लिए, मकान के लिए, सब चीज़ों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रेन पे जाने के लिए इंश्योरेंस लेता हूँ, तो इसके लिए भी एक कर दीजिए। तो लोगों के अंदर एक जो सिक्योरिटी वाला इशू है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और लोग जो पैसा इधर से उधर, और डिपॉजिटर्स को बार बार हम कहते हैं कि भाई लालच में मत फंसो कि वो NBFC जो है आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रही हैं, ऐसे में मत फंसो। किसी सरकारी बैंक में हो सके तो पैसा लगाओ, या उस बैंक में लगाओ कि जिसकी क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर विश्वास हो। पता लगा आपने 1% ज़्यादा के चक्कर में प्रिंसिपल, और बहुत सारे ऐसे फंस जाते हैं बेचारे, कहीं कोऑपरेटिव बैंक में फंस गए या NBFC में फंस गए। तो इसलिए ये डिपॉजिटर जो है उनको, और उसके लिए बैंकों को भी कोई ना कोई नई नई स्कीम, ताकि लोग बैंकों में डिपॉजिट कराना जो है कंटिन्यू रखें। जब भी कोई बड़े लेवल के स्कैम की बात होती है तो अक्सर उसमें जो नाम आता है वो एक यूनियन बैंक का आता है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक आता है, यूनियन बैंक का नहीं, एक गवर्नमेंट बैंक का नाम आता है, प्राइवेट सेक्टर का उतना नहीं आता जितना एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक आता है। वो क्यों होता है? पता लगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वो एक मिस्टर मोदी थे जो चले गए, तो उन्होंने बार बार गवर्नमेंट से यूज़ करके एक ही पेपर पे कुछ पेपर फ्रॉड करके काफ़ी क्रेडिट ले लिया था। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर गवर्नमेंट बैंक का आता है। देखिए, पहले गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर एक जो प्रेशर रहता था गवर्नमेंट का, और
अनड्यू लोन्स जो है सैंक्शन होते थे, लेकिन अभी ऐसा बंद हो गया है। मतलब हम उसको 101% कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहता कि इसको लोन दो, इसको लोन दो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करती है कि इन स्कीम को, एमएसएमई को, इनको आप पैसा दो, लेकिन किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप पैसा दो ही, ऐसा देखने में कम आता है। प्राइवेट में भी आता है, लेकिन प्राइवेट में वो चीज़ें उठकर नहीं आती। आज भी आप देखोगे बहुत सारे आज कल में भी एक बैंक ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट 400-500 करोड़ के लिए सीबीआई में रिपोर्ट किया केस पे। तो ये सारे पुराने मुर्दे हैं जो उखड़ के आ रहे हैं, जिसको कि भाई पैसा नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 50 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई को रिपोर्ट करना है, तो सारे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आज कोई लोन दिया गया है, मतलब पिछले कुछ टाइम में, और वो एनपी हो गया है, बैड हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन आज नहीं दिखती है, क्योंकि बैंकों का एनपीए भी कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो स्टाफ वाला इशू है ना, वो बड़ा कई बार तंग करता है कि भाई सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन स्टाफ वेलफेयर कम हो रहा है। नहीं, स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो वो एक, और जो रिटायरीज हैं बेचारे, पेंशनर हैं बैंकों के, पैसा पेंशन फंड में पेंशनर्स का, मज़े कर रहे हैं बैंक, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज़ की पेंशन नहीं इम्प्रूव होती। मतलब सरकार की बैंक की हो जाती है, लेकिन बैंक पेंशनर बेचारा जिस पेंशन में रिटायर होगा वहीं तक रहेगा। पैसा उसने सारी ज़िंदगी बैंक को कमा के दिया, उसका पेंशन फंड भी बैंक के पास है, लेकिन उस बेचारे के लिए मतलब एक कोई खुशखबरी वाली बात आती नहीं। यूपीएस में बैंक एम्प्लॉयज़ भी कवर होंगे? अभी तो नहीं है, लेकिन आएंगे, मुझे लगता है आना चाहिए। लेकिन एक बात है, जब ये इंश्योरेंस की हम बात करें तो जो उन बैंक वालों के लिए जो बैंक को छोड़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस बेस्ट है, कि वो कम से कम अपना जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। बैंकों में आजकल जो टारगेट है, टारगेट बैंकिंग, वो मैनेजमेंट उस पर फोकस कर रही है। टारगेट अच्छा है, लेकिन ऐसा भी टारगेट नहीं हो कि जिसको पूरा करने में एम्प्लॉइज़ जो है वो परेशान हो जाए, और कई बार वो अपना सुसाइड भी कर लेते हैं। तो टारगेट ऐसे होने चाहिए कि जो पूरे किए जा सकें, और पर्टिकुलर किस एरिया में कौन सा टारगेट पूरा किया जा सकता है, वो मुझे लगता है वो अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो एज ए होल सभी ब्रांचेस के लिए सभी तरह के टारगेट, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, बैंकिंग के लिए भी और बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए भी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और एक बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के क्या मुद्दे हैं, बैंक कैसे ऑपरेट करता है, सरकारी बैंकों के क्या चैलेंजेस हैं, प्राइवेट बैंक से कैसे क्या सीख रहे हैं, कैसे बेहतर करने की सुविधाएं, कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद है कि फिर हम दोबारा कभी ज़रूर मेरी बातचीत करेंगे। तरफ से मतलब मैंने कोशिश की है, अगर कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर सर, थैंक यू। सर एक